नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनल फिशर, एक ऐसी आम समस्या जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के 30 से 40% तक होती है। प्रायः जिनको कब्ज़ रहती है या जिनको डायरिया लंबे समय तक रहता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इससे दर्द से इतना परेशान रहता है व्यक्ति कि उसकी जीवन शैली बदल जाती है। वो मल त्याग के लिए परेशान और घबराहट में आ जाता है। जिस तरह से कहा जाता है कि घाव पे नमक छिड़कना, वैसा अनुभूति वेदना में होती है। यह डिजीज़ मुख्य रूप से कब्ज़ होने वालों के लिए होती है, लेकिन आयुर्वेद इसको अतिसार, डायरिया के आफ्टर लेटर कॉम्प्लिकेशन में मानता है। एक उन्होंने बस्तीदाता का दोष, मतलब कोई भी एनल ट्रॉमा अगर होता है तो उसमें एनल फिशर होता है। एनल फिशर प्रायः 6 o'clock पे होता है, लेकिन ये किसी भी जगह पे होता है। एक जो एनल है उसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर होता है जिसको हम एनल फिशर कहते हैं। प्रायः जो लोग होते हैं वो इसको मस की बीमारी समझते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, और चूँकि थोड़ा सा संकोच करते हैं इसलिए वो बताते नहीं हैं और बहुत लंबे समय तक इससे पीड़ित रहते हैं। अगर शुरू के 6 सप्ताह तक इसको हम एक्यूट फिशर के रूप में मानते हैं, लेकिन यही अगर 8 से 12 सप्ताह को क्रॉस कर जाता है तो ये क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रोनिक फिशर में फिर एक सेंटिनल टैग छोटा सा, जिसको लोग मस समझ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि मुझे मस की बीमारी है। जबकि अगर इनिशियल स्टेज में ही इसको ध्यान दे लिया जाए, थोड़ा सा रहन सहन खान पान को बदल लिया जाए, तो इससे मुक्ति पाई जा सकती है। और जिन लोगों को फिशर की परेशानी नहीं हुई है वो फिशर की परेशानी से बचाव कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें मल त्याग के समय में बहुत ज़्यादा वेदना होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रोगी को वो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तक भी रह सकती है और जलन होती है। इसके बाद में इसमें कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है जो लेट्रिन के लाइन लग के आता है, और अगर क्रोनिक में आ जाता है तो फिर एक सेंटिनल टैग भी डेवलप हो जाता है। कारण में देखें तो देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि सममलः क्रिया, मल की क्रियाएं हमारी सम हो तो हम स्वस्थ हैं। मल की क्रियाओं का मतलब होता है कि हम कितनी बार मल त्याग कर लेके जाते हैं और मल की का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका संगठन क्या है। अगर मल हार्ड है तो भी तकलीफ़ है, और अगर मल लिक्विड है या पतला है तो भी तकलीफ़। अगर पतला मल आता है तो एनल वर्जेज में वो थोड़ा सा अटक जाता है और वही फिर आगे जाके फिशर का कारण बनता है। और ऐसे ही अगर हार्ड स्टूल पास आउट होता है तो भी वो एनल फिशर का कारण बनता है। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ये एक कारण होता है। अगर आपको फैटी लीवर या इस तरह की समस्याएं हैं तो भी एनल फिशर होने की संभावनाएं होती। अब बात करते हैं कि एनल फिशर से बचा कैसे जाए। तो देखिए, आयुर्वेद कहता है कि आपका आहार उष्ण होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए। रुक्षता अगर आती है आहार में तो आंतों में रुक्षता होती है और वो रुक्षता फिशर का कारण बन सकती है। इसलिए स्निग्धता बनाए रखने के लिए, और अगर फिशर की इनिशियल स्टेज है तो और बाद में लेटर में भी हॉट कंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण एक इसमें होता है। स्ट्रेच बाथ जिसको कहते हैं, इसमें एक टब में गुनगुना पानी, थोड़ा हल्का निवाया पानी लेके उसमें अगर 30 से 40 मिनट तक रोगी बैठता है तो उसको दर्द में आराम मिलता है, मसल रिलैक्सेंट हो जाती हैं। और अगर और अच्छा हो तो बाल सुधा जिसको हम टंकण बोलते हैं उसको डालकर बैठे तो ये स्वेलिंग को भी सबसाइड कर देता है। एक और, वहाँ लोकली आप मेडिकल साइड से हैं और डॉक्टर से अगर आप परामर्श लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत सिंपल है, नारियल तेल को
वहाँ लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अच्छा हो कि नारियल तेल में आरती कपूर मिला लिया जाए तो वो शीतलता भी प्रदान कर देता है। ये 2 छोटे से उपाय हम फिशर में घरेलू रूप से कर सकते हैं। रही बात खान पान की, खान पान अगर हम उसमें विचार करें तो सबसे पहले है कि हम हाइड्रेट रहें। प्रायः पानी कितना पिया जाना चाहिए, कब पिया जाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होने से जब चाहो तब, जैसे चाहो तब, या प्यासे रहना, ऐसा आदत में आ गया। हमारा आंतों में इतना पानी बना रहना चाहिए कि मल को आगे खिसकने के लिए पर्याप्त द्रवता बनी रहे। इसलिए पानी अच्छी मात्रा में पिएं। दूसरा एक और है, वो है फाइबर। एक व्यक्ति को दिन भर में लगभग 25 से 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है, जिसको हम हमारे खान पान की चीज़ों में ही बदलाव करके कर सकते हैं। जैसे हम जब सलाद लेते हैं उसको छील लेते हैं तो हमने फाइबर को हटा दिया। हम आटा जो काम में लेते हैं वो छान के लेते हैं, चोकर युक्त नहीं लेते, तो वो भी एक परेशानी का कारण होता है। इसी तरीके से हम हरे साग सब्जी अगर मात्रा में बढ़ा दें, हम फ्रूट जूस की जगह हम फ्रूट को अगर काम में लेना शुरू कर दें तो ये बहुत बढ़िया। नींबू एक बहुत बढ़िया फिशर में काम करेगा, क्योंकि नींबू एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, और एक व्यक्ति की पर डे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नींबू बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। पपीते का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। इसी तरीके से अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पके हुए बील का शरबत बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम फिशर से अपने आप को बचा सकेंगे। इसके साथ में ही जो चीज़ें हम खा रहे हैं, जैसे हम बहुत रूखा खा रहे हैं, बहुत भारी खाना खा रहे हैं, भूख से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। फिशर अगर 6 सप्ताह से ज़्यादा अगर फिशर आपको है तो आपको तुरंत किसी चिकित्सक की सलाह लेके और इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, वरना यही आगे जाके आपके बहुत सारी और तकलीफ़ों में बदल जाता है। मुख्य रूप से एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स, जिसको हम बवासीर भी कहते हैं। बवासीर एक मुख्य उसमें है, अर्स हिमोराइड्स जिसको कहते हैं, वो कारण बनता है। और एक और बड़ा कारण बनता है, वो बनता है फिस्टुला, क्योंकि अगर लंबे समय तक एक जगह पे घाव रहता है तो वो धीरे धीरे अंदर बोरिंग कर लेता है और एक फिस्टुला जनरेट हो जाता है। प्रायः लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इससे मुझे कोई कैंसर वगैरह तो नहीं होता है, तो ऐसा प्रायः नहीं होता है। लेकिन किसी भी बीमारी को जल्दी से जल्दी और पूरी अच्छी तरह से ठीक करना, ये हमारा दायित्व बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।